हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, संतोष मैथ। जैसे कि हमने अभी तक हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर हम बहुत से अच्छे से काम कर रहे हैं बच्चों। आप मेरे सारे वीडियोस को जिस बच्चे ने अगर वो देख रहा है उसको पता चल रहा होगा कि कितने हम कैसे हमारे काम को हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है ना, जो वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन था ना, वो आज मैं कोशिश करता हूँ, आज नहीं तो कल गारंटी में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो थर्ड चैप्टर है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे, वो है पावर सीरीज। पावर सीरीज में हमेशा रियल एनालिसिस में हो या फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, हमेशा वो कॉम्प्लेक्स में जैसे हम काम करते हैं, सिमिलर जैसे हम काम करते हैं, वहाँ रियल एनालिसिस में भी ऐसा ही हम काम करेंगे। थोड़ी बहुत तो ट्विस्ट तो आएंगे, ठीक है, लेकिन हमारा काम अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, आज यहाँ से तो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। तो पावर सीरीज का टॉपिक मैं अगर इसको चैप्टर वाइज ले रहा हूँ तो इस चैप्टर अभी 3.3 बनेंगे, जिसका कि नाम है पावर सीरीज। समझ रहे हो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ी सी एक छोटे छोटे मैनिपुलेशन कर दूंगा और एक दो रिजल्ट आपको दे दूंगा और सारे हमारी प्रॉब्लम्स हम करना शुरू करेंगे। यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर काम करेंगे। हो सकता है तो आज मैं कंप्लीट करूँगा, नहीं तो कल ज़रूर मैं रिजल्ट दे के कुछ चीज़ें आपको सिखा दूँगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट सारे चीज़ें को आपको वहाँ से मिल जाएंगे। वो सारे वीडियोस को भी आपको देखने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, चलते हैं, आज की लेक्चर हम शुरू करते हैं। आइए हमारी पावर सीरीज पर। ठीक है, तो पावर सीरीज का पहले तो मेरा स्टाइल ये रहता है कि भैया किसी भी चीज़ को आप पढ़ा हो उस चीज़ का डेफिनेशन पहले लिखो। समझ रही हो, आप 12th या फिर 10th क्लास पे आप नहीं पढ़ रही हो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप अभी बड़े बच्चे हो गए हो। इसीलिए आपको सारे चीज़ें लेके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना, आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ऐसे नहीं, सारे सब्जेक्ट को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि बीएससी एमएससी में तो पर्टिकुलरली आज अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एग्ज़ाम है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ही होगा। लेकिन नेट गेट कोई भी एग्ज़ाम आप दो, वो तो सारे कंप्लीट पैकेज को आपको लेके जाना पड़ेगा। तो ये जो इतने हैं, तो इसी हिसाब से आपको तो कैसे काम करना है आपको पता हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं। हमारी पावर सीरीज का डेफिनेशन है एन इनफाइनाइट सीरीज। ये एक सीरीज मैं जब सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊँगा रियल एनालिसिस में, वहाँ तो पावर सीरीज में तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन सीरीज और सीक्वेंस के ऊपर थोड़ी बहुत तो मुझे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बोलता है, ये एक सीरीज है तो इनफाइनाइट सीरीज ले लो। अन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म n को आप 0 से इन्फिनिटी an z माइनस z नॉट टू द पावर n इज कॉल्ड अ पावर सीरीज। मैंने क्या बताया, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म को अगर आप खोलना चाहते हो तो n को आप रेज करो ना, n को 0 लेने चाह रहे हो तो यहाँ क्या बनेंगे, a नॉट, ये z माइनस z नॉट टू द पावर 0, तो एनीथिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये बन गए। प्लस में हे 1 के साथ कौन आएंगे, z माइनस z नॉट, प्लस में a से ये चलते चले जाएंगे। व्हेयर यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो an है ना, ये किसका है, इस क्वांटिटी का कोफिशिएंट है।
ये इस कोफिशेंट्स ये इस क्या बोलते हैं, ये एक कोफिशेंट्स होता है इस क्वांटिटी का, z माइनस जेड नॉट टू द पावर n का कोफिशेंट होता है। और ये क्या होता है, दिस आर द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। और ये जो z नॉट होता है ये क्या अब काम करेगी, अब की बार ये जो z नॉट है पावर सीरीज का सेंटर बोला जाता है। the coefficients ans are called the complex constants and z naught is called the center of the power series। समझ गई हो? ये इतने, अगर मैं कहीं ऑथर्स z माइनस जेड नॉट को कोई z से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इस पावर सीरीज को वो ऐसे लिख देते हैं n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an z टू द पावर n, ऐसे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो खाली एक कन्वेंशन है। और एक लाइन लिख लो, कन्वेंशन डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट। आप किस कन्वेंशन किसी ऑथर ने ये कन्वेंशन उसको ये यूज़ करना पसंद करता है, कहीं ऑथर उसको जाई भी डोनेट करते हैं, नोटेशन है खाली, तो ये मैं जाई भी ले सकता हूँ। समझ गए हो बच्चों? मैंने अब क्या लाइन दिया आपको, कन्वेंशन डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट। कोई ऑथर को ये कन्वेंशन उसको अच्छा लगता है, किसी को ये वाला अच्छा लगता है, किसी को क्या लिखने को, वो तो आदत के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे भैया जेड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम कर रहा हूँ तो मेरा नोटेशन जब हम लेके डेफिनेशन में हम पढ़ के आए थे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयटा y तो लिखते हैं, इस क्वांटिटी को हमेशा मैं जेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसको अगर करेक्ट करने के लिए मैं हमेशा जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ता हूँ तो ये वाला मुझे जाई या फिर कोई चीज़ यूज़ करने का मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ जेड को रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि मैं भी अवेयर हो जाऊँ कि भैया मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में काम कर रहा हूँ। तो नोटेशन जो मेरा शुरू में था वही अगर मैं लगाऊँ तो आपको मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। That's why I'm using the same notation when I am working that may be the power series, that may be the complex integration, that may be the complex integration in a direct competition, whatever maybe you study. I have only one symbol I'm using in the whole complex analysis. Okay my dear students, तो ये खाली एक नोटेशन है। तो ये पावर सीरीज का होता है, हमारा सारा का सारा काम इस पर चलेंगे बच्चों। इस क्वांटिटी को देखो, यहाँ आपको क्वेश्चन में जाई मिल सकता है, क्वेश्चन में जेड मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट देखो। सारा काम आपको सिर्फ an पर ही चलना होगा। ठीक है बच्चों? तो ये हुआ पावर सीरीज का डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन है ये, आप उसको अच्छे से लिख लेना। और क्योंकि मुझे तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन रियल एनालिसिस में जब पढ़ेंगे हम, पावर सीरीज भी वहाँ होते हैं, वहाँ एक डेफिनेशन होता है, वो यहाँ भी हम डेफिनेशन चाहिए तो लिख देंगे। वो डेफिनेशन का नाम है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ गई हो? ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन आप लिख लो। अ पावर सीरीज समेशन an, देखो ये जब मैं लिख रहा हूँ an टू द पावर zn, ये जो है ना ये n रेज टू, कभी कोई ऑथर ये नहीं लिखते हैं भैया पावर सीरीज है। और पावर सीरीज का डेफिनेशन हमने पढ़ के आए थे, ये कि इनफाइनाइट सीरीज होता है, तो ये हम मेंशन नहीं करेंगे, मैं लिखूँगा नहीं, तो उसका भी वो कन्वेंशन भी फॉलो किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं कि समेशन आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके ऊपर आपका कोई आलोचना करने का ज़रूरत ही नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखो या फिर आप मेंशन कर लो, या फिर कोई बच्चा कहता है सर मैं तो यहाँ 1 से शुरू करूँगा, नो इश्यू, यहाँ 2 से शुरू करूँगा, नो इश्यू। इनफाइनाइट सीरीज़ है भैया। जब मैं आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ हम काम करेंगे रियल एनालिसिस में, तब तो इसके ऊपर बहुत कमांड मैं दे दूंगा आपको।
लेकिन फिलहाल आपको इतने ध्यान में रखना है, आप यहाँ क्या लिखते हो, कहाँ से शुरू करते हो, वो कोई मैटर नहीं करता। समझ गई हो? क्योंकि एक सेंटेंस वहाँ आपको रियल एनालिसिस में ऐसे रिजल्ट में आपको दे दूंगा कि द कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑसिलेशन बिहेवियर ऑफ एनी पावर सीरीज ऑफ ए फाइनाइट टर्म को आप ऐड करो या फिर फाइनाइट टर्म्स को आप हटा दो, इसके बिहेवियर मैंने बोला कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा। समझ गई हो? तो ये सी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का डेफिनेशन ये कहता है अ पावर सीरीज समेशन ए एन जेड एन मैंने लिखा इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ द सीरीज, अगर ऐसा सीरीज ए एन का मोड जेड एन का मोड अगर ये वाला सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज को ऐसे पैसे हम नहीं कहेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा जाएगा। ये डेफिनेशन है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज का। क्या मैंने बताया? इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला जाएगा, कहा जाएगा कब? जब ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट हो। सर आपने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो पढ़ाया नहीं, आपने यूज कैसे किया? अगर ऐसे बोल रही हो ना, मैं एक लाइन बोलूँगा, आप फिक्र क्यों करते हो? ये सीख लो ना एक बार के लिए। मैं डायरेक्टली कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेशन, ये तो मैं रियल एनालिसिस का चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आप इतने अनपढ़ भी तो है नहीं, तो ये कन्वर्जेंट क्या होता है एक बार सिखा दूंगा तो आपको समझ आ जाएंगे। नहीं तो मैं रियल एनालिसिस जब शुरू करूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे, गारंटी है भैया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है। तो मैं यहाँ आपको सिखाने के लिए तो बैठा हूँ, तो हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज अगर कन्वर्जेंट है, इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोला जाता है, ये डेफिनेशन है। तो और एक होता है कंडीशनल कन्वर्जेंट। कंडीशनल, ये नाम से ही पता चलता है कुछ कंडीशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन होंगे। तो कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज ये होता है, इस सीरीज को ए एन जेड टू द पावर एन को कंडीशनली कन्वर्जेंट बोला जाता है इफ, ये डेफिनेशन है, इफ द सीरीज समेशन ए एन मोड जेड एन अगर ये डाइवर्जेंट है एंड समेशन ए एन जेड एन अगर कन्वर्जेंट है। देखो ये सीरीज जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट अगर है, लेकिन उसका मोड अगर करेंगे वो अगर डाइवर्जेंट है ना, तो इस सीरीज को हम कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज बोलते हैं। कॉल्ड है ये, समझ गए हो बच्चों? ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट। इनके ऊपर तो हम रियल एनालिसिस में काफ़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में थोड़ा डेफिनेशन आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया। ओके, अब मेरी जो मेन मोटिव है वहाँ पे मैं चल पड़ूँगा, वो होता है डेफिनेशन। लिख लो, इसका डेफिनेशन है आरओसी का। समझ गई हो? आरोही नहीं है क्योंकि बच्चे बहुत फिल्में देखते हैं इसलिए आरोही बताते हैं। ये आरओसी है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को मैं शॉर्ट में आरओसी लिखा करूँगा, ठीक है। कोई पावर सीरीज आपको दिया होगा, हमेशा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का यूज अगर फाइंड आउट करना है तो हम कैसे आए, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आरओसी के ऊपर, फ्रिक्वेंटली वो भी आते हैं, नेट में है, गेट में है, एनवीएचएम में, कोई भी एग्ज़ाम है आरओसी। तो आप किसी भी ग्रेजुएशन में पढ़ रही हो तो सबके लिए ये बहुत सारे बेनिफिट है। इस चीज़ को आज एक बार सीख जाओ बच्चों, आपको ज़िंदगी में ऐसे कमी महसूस नहीं हुआ कभी महसूस नहीं होगा कि मुझे पावर सीरीज़ का आरओसी निकालना बहुत दिक्कत होता है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज करवाऊंगा,
थीम भी जनरेट कर पाऊंगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मैंने डेफिनेशन लिखा है, वो ये कहता है मान लो ये कोई एक पावर सीरीज है। ठीक है, तो इसका तो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, देखो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर मीन्स किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आएंगे। जीरो आ सकता है, नहीं तो पॉजिटिव आ सकता है। उस दो क्वांटिटी को एक ही झटके में बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक वर्ड, वो है नॉन नेगेटिव। अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव और ज़ीरो वैल्यू देता है तो उसको नॉन पॉजिटिव कहते हैं, राइट। तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर आर, उसको मैं वो आरोशी बोला करूँगा इफ़ अगर ये पावर सीरीज z माइनस जेड नॉट का मोड अगर लेस देन आर है तब मैं कन्वर्जेंट बोलूँगा, और अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसको आरोशी कहेंगे, और ये फॉर डाइवर्जेंस होगा z माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन आर पे। ये तो मैंने समझा दिया, अभी प्योर डेफिनेशन सुनो। लेट समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an, इसको आप ऐसे भी लिखो, नो इशू, z नॉट टू द पावर n। ठीक है, let summation an and z minus z not to the power n be a given power series, okay जी, full stop. Then a non-negative real number r is said to be a radius of convergence of the given power series n e summation this quantity if द सीरीज, जो गिवन सीरीज है ना, ये जो सीरीज है ना, इफ द सीरीज इज कन्वर्जेस फॉर z माइनस जेड नॉट इज लेस देन r। ये क्या है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल है ना बच्चों। एंड द सीरीज इज डाइवर्जेस, वो सीरीज क्या इस क्वांटिटी में इंटीरियर पे सीरीज कन्वर्जेंट होनी है, और एक्सटीरियर सर्कल का एक्सटीरियर पे सीरीज आपका डाइवर्जेंट अगर है तो इसको ही इस पावर सीरीज का आरओसी कहते हैं। सीख लो बच्चों, हवा में मत उड़ना, नहीं तो हवा में ही रह जाओगे, ना नीचे ज़मीन पर आ पाओगे या आसमान को छू पाओगे। हवा में रहने वाले लोग ऐसे होते हैं, समझ गए हो। आप आसमान में एक बड़े आदमी ने ऐसे कहा, आपका सपना ना आसमान के ऊंचाई में होनी चाहिए, लेकिन आपका पैर ज़मीन पे होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये आदत बन गई कि हम हवा में ही उड़ना पसंद करते हैं, ज़मीन पर हम पैर रखने के लिए अनुमति, दैट मीन्स परमिशन नहीं देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बेस आपका अगर स्ट्रॉन्ग है, आपको कोई हिला नहीं सकेगा बच्चों, याद रख लेना मेरी बात को। ठीक है, तो यह आरोशी का डेफिनेशन सीख लो। वो क्या कहता है, पावर नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसको ही आरोशी कहा जाएगा इफ इस सीरीज अगर इस पर कन्वर्जेंट है एंड इस सीरीज अगर इस पर डाइवर्जेंट है। मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा तब आपको डिटेल में समझ आ जाएंगे, कोई क्वेरी किसी एक बच्चे का नहीं रहेगा, मैं गारंटी दूंगा। ठीक है, चलते हैं फिर। हमारी जो आरोशी का डेफिनेशन तो यही है। इस आरोशी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक मिशन है, एक मिशनरी, एक थीम, एक फॉर्मेट है, एक रूल्स है, एक पैटर्न है बनाइए। वो पैटर्न मैं आपको दे दूंगा। देखो भैया, किसी भी पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आपको हमेशा ये 1/r है, आपको बाद में उसको शिफ्ट करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दो। किसको, ये जो पावर सीरीज दिखाया ना, मैंने पहले ही बोला था हमेशा हमारे काम an पर ही चलेंगे। इस क्वांटिटी का कोफिशिएंट उठाओ, उसका आप उसके 1/n पावर कर लो, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड, ये मोड है
an+1 ओपन में an का क्वांटिटी आप निकाल के ले आओ। ये होता है आरुषि का नोटेशन, 1/r का नोटेशन है। ध्यान से बच्चों, क्यों ऐसे आप अगर बोलेंगे मुझे सर ये इस क्वांटिटी को 1/r क्यों यूज़ किया है, ये कुछ नहीं है। देखो ये वाला ना, ये वाला तो आप लिख सकते हैं r = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मोड an/an+1, ये तो आप लिख ही सकते हो। लेकिन भैया इस क्वांटिटी को कंप्यूटर में टाइपिंग करने के लिए बड़े मैथमेटिशियन को बहुत दिक्कत हुआ। एक बड़े डंडे देने पड़ता था यहाँ, और वो कंप्यूटर में फिक्स नहीं हो रहा था, समझ रही हो। इसीलिए मैथमेटिशियन ने सोचा भैया ऐसे लिख देंगे और 1/r कर देंगे। जब इस क्वांटिटी का भैया ये जो है ना मैंने लिखा है इस क्वांटिटी इक्वल टू तब लगाना जब ये लिमिट है ना, ये लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। वो फाइनाइटली हो या फिर और इनफाइनाइटली हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड ऑफ द लिमिट मस्ट बी एग्जिस्ट। तब जाके ये अगर एग्जिस्ट है तब जाके परमिशन है आपको इस क्वांटिटी इसके इक्वल है, तब तक नहीं है। अगर ये बच्चे यहाँ क्या कर देते हैं कि भैया इस लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट है या फिर ये लिमिट आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन टू, अगर आपके पास an आपको अगर ऐसे कुछ दिया होगा 1/n दिया होगा, ऐसे कुछ सीरीज़ का जो कोफिशिएंट अगर ऐसे हैं तो हम ये नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये अगर लगाएंगे जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर 1/n अगर ऐसे हैं तो देखो इसके पावर में 1/n कट जाएंगे, उसके ऊपर हमारा लिमिट जल्दी पर लगा के हमारी आंसर मिल जाएंगे। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये लिमिट या फिर लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट अगर नहीं कर रहा है तो बच्चे क्या लिख देते हैं, आरुषि डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिख देते हैं। वो उस मासूम को कौन समझाएगा, वो तो इक्वालिटी को ऐसे यूज़ कर रहा है कि कोई वो अपने मामा है ना, मामा के साथ हम बहुत क्लोज रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्ट अगर है तब जाकर ये इक्वालिटी लगाने का परमिशन मिलेंगे। तब तक अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो ट्राई समथिंग, डज नॉट एग्जिस्ट मत लिखना। और भी तो टेस्ट है, कॉसी रूट टेस्ट है, डी रेशियो टेस्ट है, वो बेकार का टेस्ट है क्या, समझ गई हो। तो ये वाला आरुषि का 1/r का फॉर्मूला 1/r निकालने के लिए ये मशीन हमारे पास है। हमेशा ये मशीन के ऊपर हम काम करके बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व। ठीक है बच्चों, अभी मैं आपको एक और डेफिनेशन दे के हमारी काम प्रॉपर वे में करेंगे, वो है सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस। ये चीज़ें बहुत अच्छे से सीखो। सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन ये बोलता है कि भैया हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सीखी है ना बच्चों, तो वहाँ से ही डेफिनेशन आएंगे कि भैया लेट समेशन n z-n बी एनी पावर सीरीज, ठीक है। Then a non-negative real number r is said to be circle of convergence if the power series, अगर वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा किस पर, इक्वालिटी पर। भैया ये अब की बार है, माने सर्कल है, ये सिर्फ सर्कल है। ये अगर ऐसे हैं, मान लो ये अगर z0 यहाँ मेरा पॉइंट है, उसको अगर सेंटर मान के अगर मैं ऐसे सर्कल बनाऊँ, r रेडियस अगर मेरा ये r है ना,
तो वो पावर सीरीज इसके अंदर ही, ये बाउंड्री पर ही कॉन्वर्जेंट अगर है तो इसको, इस आर को ही हम सर्कल ऑफ कॉन्वर्जेंस कहेंगे। इसका आरोशी तो आपको निकालना है, उस हिसाब से आपको सेंटर Z0 तो आपको मिला होगा पावर सीरीज में, क्योंकि डेफिनेशन में मैंने दे दिया था कि Z0 आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज होती है। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है। आप लिख लो बच्चों, पोस्ट करके तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ लिख लो, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, आई गारंटी यू। समझ गए हो? ओके, तो ये वाला, ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस का डेफिनेशन हुआ। ये आप एक रिजल्ट लिख लो कि आप अगर मुझे बोलेंगे सर ये सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, अगर आप बोलेंगे ना, वो मैं दो वर्जन में बोलूँगा। अगर आपने लार्जेस्ट वर्ड अगर यूज़ किया है, सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में बात करूँ, समझ गए हो? अगर ये लार्जेस्ट आप वर्ड यूज़ नहीं कर रही हो तो कॉन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों का यूज़ करना होगा आपको। मैं बोला करूँगा, आप वो सुन लेना और लिखना है। तो ये बोलता है ये जो है ना, सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, दैट मीन्स सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज समेशन an z माइनस z टू द पावर n इज द, अगर मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ, इज द लार्जेस्ट सर्कल। ये अगर मैं इसको समझाऊँ, दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल with center at Z0 and radius r at which the power series is convergent at every point inside that circle। ये होता है, मीन्स इससे बड़ा सर्कल आपको नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़े सर्कल है जिसके अंदर के, ये जो सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स के लिए पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। तो आप बोलेंगे सर बाहर के लिए, भैया उससे तो, इसलिए तो मैंने ये लार्जेस्ट वर्ड यूज़ किया। लार्जेस्ट अगर यूज़ करते हो भैया, ये सबसे बड़ी सर्कल है जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे आपका पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। वाओ, व्हाट ए रिजल्ट है ना बच्चों। ब्राउन चर्चिल साहब ने इसके ऊपर कितने अच्छे खासा काम किए, उनमें से यही किताब से उठाया गया रिजल्ट है। पुन्नू स्वामी के किताब में भी बहुत अच्छे हैं, मेरे सारे किताब मेरे पास है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर आप बोल रहे हैं सर मैं ये नहीं यूज़ करूँगा लार्जेस्ट, तो दोनों के लिए बोल दो। कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज समेशन एन जेड एन, मैं बोल देता हूँ, इज ये एक इज ए सर्कल विथ सेंटर आर Z0 एंड रेडियस r इज, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस लार्जेस्ट नहीं है, इज द सर्कल एट व्हिच the power series is convergent at every point inside the circle and the power series is divergent at every point outside the circle। अगर लार्जेस्ट नहीं यूज कर रही हो ना, तो इनसाइड में तो पावर सीरीज कन्वर्जेंट होगा और आउटसाइड में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होगा, ऐसे आपको बोलना है। लेकिन अगर लार्जेस्ट वर्ड यूज करते हो, वहाँ से क्लियर कट है कि भैया सबसे बड़ा है तो बाहर तो डाइवर्जेंट हो है ही। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई क्या? अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब हमारी टाइम आ गया कि हम अपना क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अपना थीम, कैसे हम अपना कमांड बनाएंगे, उसके ऊपर हम आज अभी बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है बच्चों, मैं कुछ थीम आपको मैं जनरेट करवाना चाहता हूँ बच्चों। मान लो ये कोई पॉलिनोमियल में आपके सामने लिखता हूँ कि 4x² + 3x - 5 अगर मैं लिखता हूँ,
समझ गई हो? ध्यान से ये जो है ना, जो इसको मैं सिखा के एक रिज़ल्ट दे दूंगा, उसके ऊपर नेट में कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया, गेट में, नेट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। मैं बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जब मैं लिखता हूँ ना, उसका मैं जितने भारी से बोल रहा हूँ वो आपको भी उतने ही भारी में लेना पड़ेगा, लेना चाहिए बच्चों। तो अगर ये कोई पॉलिनोमियल है और मैं चाहता हूँ भैया, मैं चाहता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी p n अगर मैं यूज़ करता हूँ p ऑफ n प्लस 1 एंड p ऑफ n अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये अगर n रखूँ यहाँ चेंज हो जाएंगे ना, तो p ऑफ n प्लस 1 क्या हो जाएंगे 4 टाइम्स n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम n प्लस 1 माइनस 5 अपॉन में p ऑफ n क्या बनेंगे 4 टाइम n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5। ये होगा ना? बिल्कुल जी। अब की बार मुझे बताओ ये क्या बनेंगे अगर इनमें से मैं उसको अगर सॉल्व करूं तो क्या आएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस में ये 3 टाइम n प्लस 1 माइनस 5 ही बचा, और नीचे आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 बचा। राइट बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। अगर इनमें से मैं n स्क्वायर अगर मैं कॉमन में ले लूँ तो क्या बचेंगे, ये 4 टाइम्स अगर मैं n स्क्वायर में पूरे कॉमन ले जाता हूँ तो ये क्या बचेगा 4 टाइम, ये बना 1 प्लस ये क्या बनेंगे 2/n प्लस 1/n स्क्वायर बचेंगे ना बच्चों। और इनमें से क्या बचेंगे मुझे बताओ, 3 टाइम्स n स्क्वायर है तो ये बना 1/n, राइट, ये बना 1/n स्क्वायर, और लास्ट में ये बचा 5/n स्क्वायर का पूरे में, राइट। और नीचे मेरा अगर नीचे में भी मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ ना तो ये बचा 4 टाइम्स प्लस में ये क्या बचा 3/n माइनस 5/n स्क्वायर ये बचा। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा कह सकता है कि इसका आंसर क्या आएंगे? देखो ये इससे जनरेट हुआ और मेरी ये लिमिट चल रहा है तो मैं उसके आगे लिख दूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मुझे चलाना है। समझ रही हो बच्चों? अब की बार मैं लिमिट लगाने का परमिशन मुझे मिल गई है ना। तो अब उससे पहले आप छोटे छोटे रिजल्ट्स को आप ध्यान में रखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n का वैल्यू हमेशा 1 आता है, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर करोगे 1 प्लस 1/n का जो लिमिट है वो हमेशा 1 आएंगे, और अगर इसके ऊपर आपका n है तो इसका e वैल्यू देंगे, अगर यहाँ x है तो e टू द पावर x आएंगे। ऐसे कुछ रिजल्ट आपको आता होगा। समझ गई हो? समझ रही हो बच्चों? जैसे जैसे देखो इस क्वांटिटी जैसे जैसे इस क्वांटिटी n की तरफ आप इन्फिनिटी की तरफ जब n को आप टेंड अप्रोच करते चले जाएंगे, ये क्वांटिटी तो पूरा ज़ीरो को अप्रोच करता चला जाएगा, राइट ना बच्चों। तो ये क्वांटिटी देखो आंसर क्या मुझे मिल गई, ये तो 4 था और ये 1 है तो 1 आया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, ये भी 0 को, ये भी 0 को, ये भी 0 को, सो ऊपर 4 बचा। और देखो ये भी 0 को, ये भी 0 को अप्रोच करते चले जाएंगे जब n टेंड्स टू आप इन्फिनिटी करेंगे, तो आंसर नीचे भी 4 आया तो 1 आ गई। तो मैं यहाँ आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भैया ये जो क्वांटिटी ना, ये जो क्वांटिटी आप कैलकुलेट करेंगे ना, वो इसके कोफिशिएंट के ऊपर या फिर इस पावर्स के ऊपर, इस डिग्री के ऊपर या फिर कोफिशिएंट के ऊपर ये कोई डिपेंड नहीं करता,
इसका अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है ना, अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे हमेशा उसका वैल्यू 1 ही आएंगे। फॉर ऑल n तो लिखो। समझ गई हो बच्चों? रिजल्ट बन गई। रिजल्ट आप लिख लो, रिजल्ट लिख लो। इफ p ऑफ x, मान लो ये कोई भी पॉलिनोमियल है, विथ डिग्री क्या लेना पड़ेगा बच्चों? विथ डिग्री, वो पॉलिनोमियल का डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए ना। समझ रही हो? अगर वो पॉलिनोमियल विथ कांस्टेंट अगर ऐसे हैं तो आप कैसे करेंगे? या फिर डिग्री का मेंशन मत करो तो भी कोई चलेगा। कोई भी अगर पॉलिनोमियल है तो आप अगर इसके ऊपर n10 लगाओ या फिर x10, तो आपकी मर्जी। p ऑफ n+1 या फिर p ऑफ n अगर कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर हमेशा 1 ही आएंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल या तो वो किसी भी डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है या फिर इस पॉलिनोमियल इस कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट है हमेशा। देखो सर, आप बोलते हैं सर यहाँ अगर मैं 50 पावर करता और यहाँ अगर 100 था तो नीचे भी तो 50 पावर आएंगे और नीचे भी तो 100 आएंगे, और एक झटके में अगर 50 पावर को n को मैं कॉमन ले जाऊँ यहाँ तो 1 बनेंगे और बाकी टर्म्स में n एक नीचे बच जाएंगे। और जैसे जैसे आप n की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ n को आप अप्रोच करते चले जाएंगे ना, वो क्वांटिटी 0 की तरफ अप्रोच करेगी और वहाँ से वो कैंसिल होकर सारे चीज़ कैंसिल होकर ये 100 था तो 100/100 एक ही बचेंगे। दिस इज़ द ब्यूटीफुल ट्रिक एंड द ब्यूटीफुल फॉर्मूला। इन द रियल में भी यही आंसर है, कॉम्प्लेक्स में भी यही आंसर है। बड़ा पावरफुल टूल्स है ये। और हमको अगर एक झटके में हमको पॉलिनोमियल दिखा मिले n के टॉर में या कुछ भी टॉर में, उसके अगर ये कैलकुलेट करना है ना, क्योंकि रेडी ROC तो ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं, तो इसका हमेशा आंसर 1 ही आएंगे। ये मैं थीम आपको समझा दिया। तो अब चलते हैं, इसी के हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ओके बच्चों, चलिए फिर मैं आपके सामने ये जो 8 क्वेश्चन लिया है, बहुत इसी के इतने अगर मैं कर दूंगा, आप पूछेंगे सर आप इतने क्वेश्चन क्यों करते हैं? मैं सिर्फ उन्हीं बच्चे के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, लेकिन मैं हर एक बच्चे को कॉन्फिडेंस, अगर एक बच्चे को भी जो बिगिनर है उसको भी इतने क्वेश्चन करने से उसको कॉन्फिडेंस एक मिलेंगे, हाँ मैं भी अब तैयार हूँ कि इस एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर पाऊँगा। यही डर उनके मन में से हटाने के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूँगा। समझ रहे हो बच्चों? सारे किताब का क्वेश्चन मुझे दे दो, मैं आपको हर एक सोल्यूशन आपको मैं दे दूँगा। समझ गई हो? ये इतने मेरे पास कंप्लीट पैकेज है। तो इस 8 मैंने क्वेश्चन जो लिया है, ये नेट में कई बार आए हुए एग्ज़ाम है, तो मैं पहली सोल्यूशन लिख दूंगा। तो पहली क्वेश्चन का हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो मैं आपको समझाया था कि हमारी जो सारा का सारा काम किस पर चलेंगे, इसका अगर इसको आप z-z0 का आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये जो पावर सीरीज़ मैंने लिखा है, इस पावर सीरीज़ को क्वेश्चन नंबर 1 समेशन n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी 1/n इंटू z-0 टू द पावर n है। समझ गई हो? हियर आप लिखो an क्या होता है, 1/n है और z0 आपका 0 है। एक बार तो पहले क्वेश्चन को मैं किसी एक स्टेप भी स्किप नहीं करूँगा, डिटेल में काम करूँगा और बाकी क्वेश्चन के लिए मैं सल्यूशन ही लिख दूँगा। समझ रही हो बच्चों? लेकिन आप प्रैक्टिस सेशन में जब रहते हो, सारे के स्टेप वाइज आप लिखो, आपको इतने मज़ा आना लगेंगे ना बच्चों, वो आप ही समझेंगे, मैं समझूँगा, है ना?
आपके घर वाले थोड़ी ना समझेंगे, समझ रही हो? तो सुनो, ये अब मैंने, आप पूछेंगे सर आपने समेशन क्यों नहीं लिखा यहाँ पर कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं। भैया ये देखो, अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता ना, ये 1 बाई जैसे जैसे n 0 की तरफ अप्रोच करता है, ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं है, इसीलिए आपको ये समेशन कहाँ है, किस पर डिफाइन नहीं है, उसको जजमेंट देकर आप खुद ही कर सकते हो ना बच्चों। ठीक है, तो ये मैं चलाऊंगा। तो मुझे बताओ, हमारे पास दो ही 1 बाई आर का फॉर्मूला, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ए एन की 1 बाई पावर है, या फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मोड ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ये दो ही हम कैलकुलेट करेंगे। इनमें से अब मुझे बताओ, ये वाला यूज़ करूँगा तो मैं प्रॉब्लम हो जाएंगे, कुछ और भी गंदे हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मेट इसी के लिए यूज़ करो। ये वाला कब यूज़ करोगे, जब ए एन आपका, ये जो कोफिशिएंट आपका इसके n की पावर में n दिखाई दे, तब जाकर ये यूज़ करो, जल्दी मिलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ये वाला यूज़ कर लो, जल्दी पहुंच जाओगे। तो NOW नाउ मैंने करके चला, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैंने करके चला, तो अब ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन मैंने करके चला। तो भैया ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, मोड को भी हटा सकते हो ना। तो मैंने मोड के डंडे को भी मैंने हटा दिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का मोड तो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। अब मुझे बताओ ए एन क्या है, 1 बाई एन है, तो ए एन प्लस 1 क्या आएंगे, 1 अपॉन एन प्लस 1 आएंगे। और ये वाला डंडे ये है, और ए एन का वैल्यू 1 बाई एन है। राइट बच्चों, हम जानते हैं कि भैया ए बाई बी अगर सी बाई डी के हैं तो इसको लिखने का तरीका ए बाई बी इंटू में डी बाई सी आएंगे। तो ये उसी के फॉर्मेट है। तो अब की बार ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये बचा n अपॉन n प्लस 1 है। राइट, तो अब मुझे बताओ, ये भैया ये जो किसका क्वांटिटी है, 1 बाई आर का क्वांटिटी है। ये सारे के सारे NOW है ना, 1 बाई आर इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी। अब मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ये क्वांटिटी क्या पता एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैंने इसलिए यहाँ ऐसे ही स्पेस छोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ, यहाँ अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे, n को अगर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस 1 बाई n बच गई ना, ये n से n कैंसिल हो गई। अब मुझे बताओ इसका लिमिट का आंसर क्या है। जैसे जैसे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, n इस क्वांटिटी 0 को अप्रोच करते चले जाएंगे। ये 1 बाई, ये ऊपर रहा 1 बाई 1, दैट मीन्स 1 ही आंसर आ गई। आना ही था, क्योंकि वो पॉलिनोमियल रिजल्ट, ये भी तो एक पॉलिनोमियल है, और ऐसे अगर आप फाइंड आउट करते हो उसका आंसर 1 ही आएगा। मैंने रिजल्ट दे दिया, लेकिन मैं अभी इस थीम को समझाने के लिए मैंने कर दिया, नहीं तो मैं अगर एग्ज़ाम हॉल में बैठता ऐसे क्वेश्चन आता, मैं तो इसके आंसर 1 लिख देता आरोशी। तो देखो लिमिट एग्जिस्ट किया तो इक्वल टू लगाने का परमिशन आपको मिल गई। तो मुझे बताओ आर की वैल्यू क्या आ गई, 1 ही आ गई। माने इसका मतलब क्या है, आप अगर मुझे समझाओगे तो ये बोलता है, देख भैया ये है, ये Z0 क्या है, सेंटर ऑफ द पावर सीरीज। Z0 को दैट मीन्स 0 को सेंटर मानते हुए 1 रेडियस है ना, ये 1 रेडियस का एक सर्कल बनाओ। लो जी बना दिया, सॉरी लो जी बना दिया। ये मेरे ड्राइंग थोड़ा क्यों अच्छी नहीं होते हैं, पेन पेपर में मेरा बहुत बढ़िया एग्जैक्टली मैं सर्किल बना देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा गलती हो जाता है मेरे से, आप उसको ध्यान मत रखना। ये 1 है, ये माइनस आयटा है, सॉरी ये आयटा है, ये -1 है, ये माइनस आयटा। समझ रहे हो इस थीम का मतलब क्या है, अभी मैं समझा दूंगा। समझ रहे हो, मेरे पास 3 ही पेन अवेलेबल है, उसी हिसाब से मैं आपका असेसमेंट दे दूंगा।
मैंने एक सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस मैंने पढ़ाया, क्या बोल रहा है, दिस इज द, अगर लार्जेस्ट वर्ड यूज करते हो तो this is the circle of convergence, this is the largest circle at which the power series is convergent at every point inside the circle। यानी कि अगर मैं ब्लॉक जहाँ यूज करता हूँ, ये जो ब्लॉक है ना, मेरे ब्लॉक में सारे ब्लॉक पॉइंट्स पे जो ब्लॉक शेडेड पॉइंट मैंने दिया है उस पर पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। और जब मैं ये जो रेड का सिंबल दे रहा हूँ ना, ये बाहर आपका, अगर मैं जब इसका ऐसे मतलब दे रहा हूँ, इसका मतलब पावर सीरीज इस पॉइंट पे डाइवर्जेंट है। और जब मेरा ये जो ब्लो में चल रहा है ना बच्चों, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे मुझे डाउट है, मुझे है, पावर सीरीज पे नहीं है। डाउट का मतलब आप लिख लो एक झटके में। यहाँ अगर मैं लिखूँ रेड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एंड ब्लू रिप्रेजेंट डाउट मुझे है, पावर सीरीज को नहीं। और ब्लैक रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट। समझ रही हो? ये हमेशा जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना, ये हमेशा आपको अपनी नोट्स में ये वाला ड्राइंग बनाना ही होगा, ताकि आपको किसी बच्चे को अगर पढ़ाओगे, किसी सामने वाला को पढ़ाओगे, वो भी सुनकर बहुत अच्छा महसूस करिएगा। समझ गए हो? यानी कि मेरे कहने का मतलब बच्चों, इसका मतलब इस सर्कल के इनसाइड के ये जो ब्लैक पॉइंट है ना, ब्लैक पॉइंट पे किसी भी एक उठाओ पॉइंट, और इस पॉइंट को अगर आप इस पावर सीरीज में रखोगे ना, जेड के स्थान में अगर रखोगे, तो आप देखोगे ये जो पावर सीरीज है वो हमेशा कन्वर्जेंट आएगी। यही मेरा थीम है इतने करने का पीछे। और यहाँ जो रेड मैंने शेडल दिया है ना, रेड में जाओ, रेड में से किसी भी एक रेड पॉइंट, मान लो आपने जेड यहाँ से उठा लिया, और इसका वैल्यू अगर आपने जेड के स्थान में रखा ना, ये जो पावर सीरीज है वो हमेशा डाइवर्जेंट आएगी। ओके। और आपने बोलो सर मैं इस ब्लू पॉइंट को मैंने उठाया, इस बाउंड्री में, ये जो है ना बाउंड्री बच्चों, ये बाउंड्री का एक मैंने पॉइंट उठाया, सर अगर मैं इस बाउंड्री का एक पॉइंट उठा के अगर मैं जेड के स्थान में रखूँगा तो आप मुझे बताओ ये सीरीज़ क्या करेगी? मुझे नहीं पता भैया, किसी मैथमेटिशियन को भी नहीं पता। आज तक इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है कि बाउंड्री पे पावर सीरीज क्या होगा। आई डोंट नो। समझ गए हो? तो इसीलिए उसको डाउट बोल रहा, मीन्स डाउट का मतलब इस बाउंड्री के पॉइंट उठा के अगर यहाँ डालोगे, ये सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है, और रियल एनालिसिस में तो ऑसिलेटिंग भी हो सकता है। और आप बोलेंगे सर कैसे चेक करेंगे? वो तो आगे हम चेक करेंगे जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे, वहाँ तो हमारे पास टूल्स होंगे। लेकिन मैं यहाँ के लिए ड्रिकलेट टेस्ट एक होते हैं, मुझे इतनी यूज़ नहीं है, लेकिन इतना ही बस आरोशी क्वेश्चन अगर आए ऐसे ही आप करो। ये ड्राइंग हमेशा हर एक क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मैंने दिया मेरे नोट्सों में, तो 100-150 क्वेश्चंस का आंसर मैंने सारे के लिए बना दिया ये ड्राइंग। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे कोई अगर प्रॉब्लम फेस करते हो तो मुझे बताओ भैया प्लीज़, मैं हूँ आपके सामने हेल्प करने के लिए। समझ गए हो? चलते हैं फिर हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ गए हो बच्चों? सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मैं और इतने डिटेल में नहीं काम करूँगा, सिर्फ an को मैं चेक करूँगा। an कौन है? अब की बार an मेरा ऐसे हैं और z0 अभी भी यही है। तो मुझे बताओ 1/r के लिए मैं ये कैलकुलेट करूँगा, किसको मैं यूज़ करूँ? ये भी कर सकते हो, लेकिन ये n⁴ है तो इसका यूज़ करो, जल्दी मिल जाएंगे आपको। तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो भैया नेचुरल नंबर ही है सारे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, मॉडुलस लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। an का पावर में an है, an क्या है, n टू द पावर n है, उसकी पावर में 1/n है, यही तो था बच्चों। तो ये मुझे बताओ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है और इस क्वांटिटी को आप 1/n टू द पावर n इंटू 1/n तो लिख सकते हो। क्यों भैया, 1/n टू द पावर n को 1/n टू द पावर n ऐसे तो लिखोगे, समझ गए हो। ये n से कैंसिल हो गई, जैसे जैसे आपका n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये जो क्वांटिटी 0 की तरफ जाएगी। तो आप मुझे बताओ ये किसका वैल्यू है, बच्चे ना ये देखते तो नहीं है और 1/r को ROC बोल देते हैं, नहीं भैया 1/r का वैल्यू इतना है, ROC तो क्या होगा, r इज इक्वल्स टू आपके पास 1/0 होते हैं उसका, इसका मतलब है ये भैया सॉरी, ये खाली एक शॉर्ट हैंड है, इस शॉर्ट हैंड का मतलब है इन्फिनिटी, और इस शॉर्ट हैंड का मतलब और कुछ भी नहीं है, समझ गई हो। इसका मतलब आप भैया ऐसे बोल रहा है वो, इसको आप ऐसे बोल रहा है 0 को सेंटर मान के इन्फिनिटी रेडियस मीन्स क्या है भैया, ये सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे पे पॉइंट्स आपका क्या हो गई, एवरी माने इस हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये जो सीरीज है आपका कन्वर्जेंट है ना सॉरी, समझ रही हो, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये पावर सीरीज अब की बार कन्वर्जेंट हो गई, यही तो डेफिनेशन था। तो अगर मैं कन्वर्जेंट किसको बोला करता था, कन्वर्जेंट में ब्लॉक को, तो ये सारे के सारे ब्लॉक हो गई बच्चों, ब्लू पॉइंट्स कोई नहीं है, ये मैंने तो फ्लो में बना दिया, लेकिन मैंने आपको यहाँ एक क्वेश्चन प्योरली मैंने बता दिया। तो अगर कन्वर्जेंट के बारे तो ये सीरीज कभी भी डाइवर्जेंट नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे वो डाइवर्जेंट नहीं होगा, वो हर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये सीरीज आपका कन्वर्जेंट है, समझ गई हो। यही है सेकंड क्वेश्चन, कितने आसान है ROC निकालने के लिए, ठीक है चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो थर्ड क्वेश्चन में बोलूँगा, और थर्ड क्वेश्चन के लिए an मेरे पास क्या है बताओ, 2 टू द पावर -n है और 2 टू द पावर -n अपॉन 1 प्लस आयटा n² है। तो इसको अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो गड़बड़ होगा, तो उसी को ही लगा देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब की बार मैं मॉडुलस लेना बहुत ही ज़रूरी है क्या, नहीं ओके ले जाते हैं, क्या इसमें फ़र्क है। तो 2 टू द पावर अब की बार an ये है, an प्लस 1 क्या बनेंगे, 2 टू द पावर माइनस का n प्लस 1 बनेंगे, राइट, अपॉन में क्या है 1 प्लस आइटा टाइम n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये an प्लस 1 है, इनटू में an क्या आएंगे, इसका वैल्यू मैं यहाँ से थोड़ा मिटा दूंगा, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे हैं, तो an ये रहा, an प्लस 1/an होता है ना, तो an तो उसको उल्टा वो पलट दो, तो 1 प्लस आयटा n² अपॉन में 2 टू द पावर -n होगा, इसका मोड है, समझ रही हो। या फिर इसको अच्छे से लिखूं क्या, नहीं ना, तो ये तो समझ आ जाएंगे। मैं ये जो लिमिट है ना मैं बाद में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बार बार मैं लिखना मुझे पसंद नहीं लगता, और सारे मैंने डिटेल काम करके एज n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दूंगा, तो आपको कोई समस्या है, समझ रही हो बच्चों। क्योंकि ये एक होता है, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल्स टू ये 0 लिखो, या फिर
1/n इज अप्रोचेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे भी तो लिख सकते हो, समझ गई हो। या फिर इसको इक्वलिटी भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, समझ रही हो। तो ये चीज़ में यूज करना पसंद करता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ये LIM n टेंस टू ये लिखना मुझे बहुत बकवास लग रहा है। तो ये क्या आएंगे, ये भैया 2⁻n इंटू 2, ये क्या है -1 है, गलती मत कर देना, ये माइनस के एंगल में है, और ऊपर रहा 1 प्लस आयटा n², और नीचे क्या बचा मुझे बताओ, 1 प्लस आयटा, ये क्या बचा a² प्लस b² प्लस 2n ये बचा, और नीचे में 2⁻⁻1 बचा। समझ रही हो। अब ये मेरा कैंसिल हो गई कि नहीं, समझ रही हो बच्चों। तो अब की बार ये 2⁻⁻1 क्या बचा 1/2 है, राइट, ऐसे तो लिख सकता हूँ मैं उसको। और यहाँ से n² कॉमन ले लो, n² अगर मैंने कॉमन ले लिया तो बचा कितने भैया 1/n² प्लस आयटा रहा, समझ रही हो। और नीचे क्या रहा, यहाँ भी अगर n² कॉमन ले लो तो ये बचा 1/n² प्लस में आयटा तो वैसे के वैसे था, ये रहा 1 प्लस 1/n² इसके लिए, और ये क्या बना 2/n रहा नीचे, और बस इतना ही है। तो ये n² से n² कैंसिल हो गई, और इसका आंसर मुझे बताओगे, समझ रही हो। ये इसका आंसर 1/2 था, और ये क्या आ गई, ये 0 प्लस आयटा, ऊपर रहा नीचे ये 0 है, ये आयटा की एंगल में ये क्या है 1 है, 0 है प्लस 0 है, और मैं लिख दूंगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। यही मेरा स्टाइल है, आगे से मैं ऐसे ही लिखा करूँगा क्योंकि मेरी टाइम बच जाता है। आप भी जब एग्ज़ाम में है ऐसे ही करना, LIM लिख के मत जाना, समझ रही हो। ये आयटा से आयटा तो कैंसिल हो गई, आंसर किसकी वैल्यू ये आ गई 1/r/1/2 आ गई, इसका मतलब ROC आपके 2 आ गई। इसका मतलब आप मुझे समझाओ ड्राइंग करके, भैया अभी भी तो Z0 0 है, 0 को सेंटर मान के 2 रेडियस का एक सर्कल बनाओ। तो सर देखो मैंने 2 रेडियस का एक सर्कल बना दिया, इसका मतलब ये क्या है 2 है, ये -2 आयटा है, ये -2 है, ये -2 आयटा है। माने अगर मैं कलर्स पेंट यूज करूँ, ये जो पावर सीरीज है ना, ये सर्कल के अंदर के पॉइंट्स पे आपका कन्वर्जेंट है, और सर्कल के बाहर का पॉइंट्स पे आपका डाइवर्जेंट है पावर सीरीज। और ये जो बाउंड्री पे मुझे डाउट है पावर सीरीज को नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ऑल माई स्टूडेंट्स, समझ रही हो। ऐसे ही आप अपना काम इस सारे क्वेश्चन में आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों। ये जो मैं आपके लिए ये वाला कर दिया था, ये वाला मैं अब करूँगा, ये आप खुद कर लेना, ये भी कर लेना, ठीक है। सेम अप्रोच है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगे। ये वाला मैं लास्ट वाला कर दूँगा। और अब आ जाओ आप 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, आपके पास an क्या है, an आपके पास n फैक्टोरियल है, उसके बाद n⁻n है, और सेंटर Z0 आपका अभी भी 0 ही है, ठीक है। तो मैं आपको 1/r लेके चलूँगा ना। ये क्या होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वाला गलती मत कर देना, ये n⁻n है तो ये वाला रिजल्ट मत लगा देना, बहुत आपको आंसर नहीं मिलेंगे। तो ये वाला लगाओ, ये वाला लगाएंगे तो ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तो मैं मोड का डंडे भी हटा दूंगा, कोई समस्या नहीं है। ये an+1 क्या आएंगे, an+1 ये आएंगे कि n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में n+1 टू द पावर n+1 है। ये an+1 है, an क्या आएंगे, ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे ना बच्चों, ये हो गई और ये नीचे n फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब की बार ये मैं लिमिट नहीं लिखा करूँगा। ठीक है, तो ये वाला आप मुझे बताओ n फैक्टोरियल का अगर मैं लिखूं, ये कैसे आप लिखते थे, कैसे लिखते थे, ये n इंटू n-1 इंटू n-2 करते करते 3 2 1 तक जा रहे थे, ऐसे तो करते थे। तो n+1 का फैक्टोरियल क्या बनेंगे, एक बार तो n+1 का फैक्टोरियल ये बनेंगे कि एक बार n+1 इंटू एक कम कर देंगे, दैट मीन्स n+1 -1, तो n फैक्टोरियल हो जाएंगे। समझ गए हो? तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, n+1 इंटू n फैक्टोरियल, ऊपर तो ये n टू द पावर n था ही, और नीचे मेरा ये क्या है, अगर मैं एक बार अगर मैं ऐसे एक बार इसको कैसे कर दूं, तो ये n+1 टू द पावर n इंटू n+1 ऐसे तो लिख पाऊंगा, इस चीज़ को ब्रेक कर दूंगा तो, और ये रहा मेरा n फैक्टोरियल। बात समझ रही हो बच्चों, समझ रहे हो? अब देखो ये इससे ये कैंसिल हो गई और ये इससे ये कैंसिल हो गई। अब मुझे बताओ ऊपर n टू द पावर n है, यहाँ से अगर मैं n टू द पावर n, यहाँ से अगर n कॉमन ले लूँ और उसकी पावर में n अगर मैं डाल दूँ, यो n टू द पावर n ये कॉमन में आ गई, यहाँ 1 + 1/n टू द पावर n है। समझ रही हो बच्चों? और ये क्वांटिटी इससे कैंसिल हो गई। अब मुझे बताओ इस क्वांटिटी का आंसर क्या है, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बना के आपको दिया था। तो ये क्वांटिटी तो आपके ई आएंगे, राइट? समझ रही हो बच्चों? इस क्वांटिटी का आंसर क्या है, जब जब आप n∞ के तरफ जा रही हो, ये क्या आएंगे, ये 1 में इसका क्वांटिटी e आएंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट? ये एज यहाँ भी तो लिखोगे n →∞, ये मेरी स्टाइल है। और ये किसकी वैल्यू आ गई, तो r के वैल्यू आपके पास आ जाएंगे e, और मैंने आपको लिखवा भी दिया था e का वैल्यू क्या होता है, 2.718 समथिंग ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो आपके पास आर आ गई, ऐसे सेम रिजल्ट आपको बनाना है, 2 पॉइंट समथिंग का रेडियस बना के 0 को सेंटर मान के ऐसे बनाओगे, और जितने आपको कलर्स हैं वो सारे मैंने यूज़ करवा दिया था, वो सारे आपको भी यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गए। ओके स्टूडेंट, देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूँ, ये 3 आप करके मुझे बताना, अगर नहीं आए तो मैं हूँ ही ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन का सलूशन मैं दे दूंगा आपको। अब मुझे बताओ an का वैल्यू क्या है, n इंटू लॉग n है, n इंटू लॉग n है, और z0 अभी कितना है, अभी भी 0 ही है। समझ रही हो? तो अब की बार 1/r का वैल्यू मैं लेके चलता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके, मोड an+1 अपॉन में an के साथ, राइट? अब मुझे बताओ इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं लिमिट बार बार नहीं लिखूँगा अगली बार, और ये an का है तो n+1 क्या आएंगे, ये n+1 इंटू लॉग n+1 अपॉन में n इंटू लॉग n, यही तो आया,
राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका क्वांटिटी अब मुझे बताओ, ये सेपरेट हो जाएंगे ना। n+1 अपॉन n को मैंने एक साइड में रख दिया और log n+1 बाई log n को मैंने अलग साइड से रख दिया। अब मुझे बताओ इसका क्वांटिटी, अभी भी n को अगर कॉमन खींचेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएंगे, 1+1/n हो जाएंगे और उसका लिमिट 1 ही आएंगे। आप कर दो जैसे जैसे ये n को आप इन्फिनिटी की तरफ जा रही हो, ये log इन्फिनिटी, ये जो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, ये इन्फिनिटी को भी और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और हम जानते हैं एल हॉस्पिटल रूल से, हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/n+1 अपॉन में इसका डेरिवेटिव 1/n आया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये बना 1n/n+1 बना। यहाँ से भी आपको अगर n आपको कॉमन में खींचेंगे तो 1+1/n बन गई, n से n कैंसिल हो गई। ये आपका 1 को अप्रोच करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आया बच्चों? भैया ये आया r का वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। तो इसका मतलब ये है दिस इज द लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 1, है ना। ये सबसे बड़ी सर्कल है जिसके अंदर का पॉइंट्स है ना, अगर मैं ब्लैक दे रहा हूँ उसका मतलब अंदर के, इस सर्कल के अंदर के सारे पॉइंट्स पे पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। सी ये जो सर्कल के बाहर के सारे पॉइंट्स पे वो पावर सीरीज आपका डाइवर्जेंट है। एंड आई आल्सो saying you that in the boundary points I have doubt, मुझे डाउट है, लेकिन इस पावर सीरीज या फिर वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा या फिर ऑसिलेट होगा। मुझे इतने मेरे पास जितने टूल्स था उस टूल्स का यूज़ करके, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बस मैं इतना कहने का पोजीशन में हूँ कि इस सीरीज इस बाउंड्री पे कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा मुझे पता नहीं है। समझ रही हो? हर एक टीचर्स को भी हर एक अभी तक ये काम चल रहा है। आप किसी को भी देखोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पीएचडी कर रहा है, अभी तक वो बाउंड्री पे क्या सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, अभी तक वो काम चल रहा है। समझ रहे हो? एक ड्रिकले टेस्ट होता है, एक कुछ टेस्ट से हमको तो कुछ चीज़ें मिल जाता है, लेकिन कंप्लीट पावर सीरीज का एनालिसिस के लिए अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। समझ रहे हैं? तो इसलिए ये एक सबसे बड़ा सर्कल है जिसके अंदर का पॉइंट से हमेशा कन्वर्जेंट होगा। उसका मतलब यह है इस सर्कल के यहाँ अगर आप ब्लैक पॉइंट, यहाँ किसी भी एक ब्लैक पॉइंट उठाओगे, अगर यहाँ इस पावर सीरीज में आपको जेड के स्थान में, कहाँ वो क्वेश्चन है, यहाँ अगर जेड के प्लेस में अगर आप पुट करेंगे, ये जो कंप्लीट जो पावर सीरीज है ना वो कन्वर्जेंट होगा। फॉर द इफ़ यू आर, अगर आप यहाँ से कोई जेड उठाते हो, उसका पॉइंट्स अगर आपके जेड के प्लेस में रखते हो, ये पूरे पावर सीरीज आपका डाइवर्जेंट हो जाएंगे। और ये भी दिक्कत है कि अगर सर मैं बाउंड्री का पॉइंट अगर उठाऊंगा और उसके बारे में जजमेंट अगर मुझे आप पूछेंगे तो मैं तो फ़िलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि बाउंड्री में आपको जजमेंट दे सकूं। दिस इज़ ऑल अबाउट द पावर सीरीज। और आपको इतने सारे क्वेश्चन जो मैंने 3 दिया है वो आप मुझे करके दिखाओ। आप मुझे दिखाना मत, आप खुद करिए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आप फेस करते हो तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप करके आपके सारे क्वेरीज को आप हमको भेज सकते हैं। और हम इसीलिए यहाँ हैं कि आपके सारे डाउट्स, क्वेरी को हम आसान से सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, बस आज के लिए इतना ही है। पावर सीरीज के ऊपर बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपके पास कोई किताब है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो वहाँ आपके पास ब्राउन चर्चिल के या फिर पुन्नुस्वामी की किताब तो आपको रेफ़र करना चाहिए।
ये स्टैंडर्ड ऑथर की किताब पढ़ना सीखो, प्रैक्टिस कर लो। समझ नहीं आएंगे एक बार में, मुझे भी बहुत दिक्कत होएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएंगे ना, तब तक वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगे। नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में हमेशा जाना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स है भैया, ये कोई नॉवेलिस्ट या फिर कोई वो किताब नहीं है। एक चीज़ को बार बार करने से ही आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। बस आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमको बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।